नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हमारा इतिहास, हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज क्या थे, ये आदि मानव में से मानव, डार्विन के उत्क्रांतिवाद, लेमार्क का उत्क्रांतिवाद, बहुत कुछ कहा जाता है। जो पढ़े नहीं है उसको क्या मालूम डार्विन क्या है, लेमार्क क्या है, आर्किमिडीज क्या है, एडिसन क्या है। जो पढ़े हैं उसका ज्ञान भी ऐसा ही है, मात्र क्रैमिंग, कोखण पट्टी। मैंने बढ़िया आर्टिकल्स जो पढ़ा कि राखी गढ़ी निकला देश की सबसे पुरानी मानव सभ्यता का शहर। राखी गढ़ी 5500 से 1800 ईसा पूर्व तक, अब तक 6500 साल पहले की हड़प्पा सभ्यता मानी जाती थी। सबसे पुरानी पुरातत्वविद का दावा और उसका रिपोर्ट बदल देगी विश्व इतिहास के मायने। डेक्कन डिम यूनिवर्सिटी की शोध रिपोर्ट जल्द आएगी सामने और राखी गढ़ी के लोगों ने हड़प्पा से लेकर मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान व इजिप्ट तक में विकसित की नगरीय सभ्यता पानीपत। ये लिखने वाले कोई रिजेश मिश्रा हैं। तो हिसार के ऐसे जो बात है, मैं पानीपत हिसार के ऐतिहासिक गांव राखी गढ़ी के आसपास करीब 8000 साल पहले भी मानव सभ्यता मौजूद थी। जो आज का राखी गढ़ी उस दौर में देश का पहला सुनियोजित नगर, प्लान सिटी, ऑर्गेनाइज सिटी हुआ करता था, क्योंकि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज गांव हैं भारत में। अनऑर्गेनाइज सिटीज़ हैं जो अमेरिका में ज़्यादातर 99% सब कुछ ऑर्गेनाइज हैं, वेल प्लान है। लेकिन उस जमाने में वो प्लान सिटी, ऑर्गेनाइज सुनियोजित नगर, उसकी मैं बात करता हूँ कि यह खोज देश दुनिया का इतिहास बदलने वाली है। क्योंकि अब तक पाकिस्तान तब भारत का मतलब हिंदुस्तान का एक हिस्सा था कि सिंध प्रांत में सिंधु घाटी के आसपास बसी 6500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता को देश की सबसे पुरानी सभ्यता मीन्स दुनिया की माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता बाहर के लोगों ने नहीं, हमारे ही लोगों ने बसाई थी, इसलिए हरियाणा को क्रेंडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का पालक माना जाता है। यह कहना है कि डेक्कन डिम यूनिवर्सिटी पुणे के पुरातत्वविद प्रोफेसर वसंत शिंदे का। प्रोफेसर शिंदे के नेतृत्व में ही 2015 में राखी गढ़ी के आसपास 900 स्क्वायर मीटर में खुदाई की गई थी, जिसमें कई कंकाल और सभ्यता के अवशेष मिले थे। और अवशेषों की यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लखनऊ के बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, कोरिया से सॉल नेशनल यूनिवर्सिटी व हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन पर काम चल रहा है। इन जगहों से आई रिपोर्ट का फाइनल एनालिसिस डेक्कन यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसकी रिपोर्ट 10 दिन में हो जाने वाली है, मतलब अभी तैयार हो जाने वाली है। तो शिंदे के मुताबिक ये प्रचलित तथ्य भी गलत साबित हुआ है कि हड़प्पा के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो को पश्चिमी मेसोपोटामिया, इराक, कुवैत, सीरिया, तुर्की के कुछ हिस्से यानी आज का पश्चिम एशिया रीजन के लोगों ने आकर बसाया था। उल्टा यह साबित हो रहा है कि हमारे यहाँ के लोगों ने हड़प्पा, मेसोपोटामिया, इजिप्ट आदि सभ्यताओं के निर्माण में योगदान दिया
और राखीगढ़ी मनुष्य के सभ्य होने के क्रमिक विकास का बेहद शानदार उदाहरण है और जल्द ही हड़प्पा सभ्यता की थ्योरी को राखीगढ़ वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में बदलने वाली है। तो प्रोफेसर शिंदे के नेतृत्व में 2015 में राखीगढ़ के आसपास खुदाई गई थी, जिसमें कई कंकाल और कुछ जो मिले थे। तो ये जो बात हुई वो राखीगढ़ी एक गांव, छोटा कस्बा है और वह बाद में सुनियोजित नगर के रूप में उभर कर सामने आया। उत्खनन और शोध की बड़ी बात यह है कि सभ्यता की खोज की शुरुआत डिस्कवरी 1920 में हुई। इस प्रयोग के 100 साल पूरे करने जा रहे हैं 1920 में, और पहली बार हम वैज्ञानिक तरीके से राखीगढ़ी को सिद्ध कर रहे हैं कि यहाँ के लोग कौन थे। पूरा तात्विक मामलों की समझ रखने वाले विजय नारायण सिंह ने कहा कि राखीगढ़ी की रिसर्च रिपोर्ट इतिहास को बदल देगी। वही डॉक्टर अमित राय जैन ने कहा कि इन तथ्यों के आधिकारिक तौर पर सामने आने के बाद दुनिया को भारत का लोहा मानना ही पड़ेगा। इंडियन थे आर्य, इनके बाहर से आने का कोई प्रमाण नहीं, वो प्रोफेसर शिंदे कहते हैं। प्रोफेसर शिंदे ने दावा किया कि आर्य भारतीय ही थे, इनके कहीं और से आने का ठोस प्रमाण नहीं है। इनके बाहर की दुनिया से संबंध थे, इनका ईरान, इजिप्ट, मिस्र से मेल जोल भी हुआ। डीएनए से बताएंगे कि ये लोग थे कौन। यह भी फैक्ट प्रूव हो रहा है कि हमने ही हड़प्पा सभ्यता विकसित की थी और राखीगढ़ी ने सबसे बड़े पुरातत्व महत्व के शहर मोहनजोदड़ो को प्राचीनता में पीछे छोड़ दिया है और हरियाणा के 7 उत्खनन स्थलों में से एक जैसी तारीखें मिली हैं और आर्यों के बाहर से आने के सिद्धांत को खारिज किया है। बहरहाल डीएनए रिपोर्ट पर कुछ भी विस्तार से बताने से इन लोगों ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि डीएनए रिपोर्ट का रिव्यू कर रहे हैं। तो ये मैंने पुरातत्ववाद किस तरह भारत की आन बान शान, हम कहाँ से आए, कैसे आए, उसकी बात करता हूँ। और मैंने उसमें आगे एक चीज़ कही कि भाई आखिरकार वो क्या कारण था कि मोहम्मद गौरी शेष दुनिया को छोड़कर बार बार दिल्ली पर ही आक्रमण करता रहा। देखिए, क्यों मुग़ल आए, क्यों अंग्रेज आए, उसका कारण हमें समझना होगा कि जो मोहम्मद गौरी बार बार क्यों आक्रमण करता था। उसका उत्तर राजा कृष्णदेव राय 1509 to 1520 ईस्वी सन के समय की संस्कृत की एक प्राचीन पुस्तक वंश चरितावली में मिला, जो इस प्रकार का है कि इतिहास में पढ़ते आए हैं कि महाराजा अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, किंतु वंश चरितावली इस मिथक को तोड़ देती है। भाणा तंद्रभू 1175 वर्षे गजनी गौरव वासिन शासका शक्तिहीनाये तेड्भुवनं शक्तिशालिनः विद्वत् कृत्वा प्रभुत्वाय ते परस्पर शत्रवः गजनी बहु रामेण गौरव मोहम्मदो हतः। इंद्रप्रस्थे तस्य पौत्र स्तवनंग शरणं गतः साकम नंगपालेन तेन पुत्री विवाहिता शुद्धिकृत्रा राजपत्नी हम्ये प्रासून बालकं परम पृथ्वी भाटिनाशु षड्यंत्रम निर्मितं तेन स बालक क्षिप्तः कांतारे घोर नामके कालांतरे प्रसिद्धो भूत घोरी नामना स बालकः। यहाँ अनंगपाल तोमर के मुस्लिम दासी से उत्पन्न पुत्र गौरीशंकर के स्पष्टीकरण के लिए कथा का थोड़ा सा विस्तार प्रासंगिक हो जाता है। मेरा संस्कृत ज्ञान बहुत कम है, शायद जो मैं बोला उसमें कुछ गलत भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन सरल व संक्षिप्त रूप में यह कि
एक संघर्ष में फारस में अलाउद्दीन जहान सोज के उत्तराधिकारी सम्राट कुतुबुद्दीन मोहम्मद और उसके भाई सफुद्दीन मोहम्मद को मार दिया जाता है और सम्राट कुतुबुद्दीन का श्रेष्ठ पुत्र क़यामत खान किसी तरह अपने प्राण बचाकर अपनी धर्मपत्नी शाहबानो व पुत्री शबाना के साथ भागकर दिल्ली आया और उसने महाराजा अनंगपाल के यहाँ शरण ली और अपनी पुत्री शबाना की शादी महाराजा अनंगपाल से कर दी। इसी शबाना से एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन म्लेच्छ स्त्री की संतान होने से उसे राजकुमार नहीं माना गया और कालांतर में जब उसके नाना क़यामत खान पुनः अपने देश जाकर शासक बन गए तब वह बालक शहाब-उद-दीन मोहम्मद घौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने पहले गजनी फिर मुल्तान और उच्च पर अधिकार किया और महाराजा अनंगपाल तोमर के इसी पुत्र गौरीशंकर यानी शहाब-उद-दीन मोहम्मद घौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का घटनाक्रम हम अनेक प्रकार से पढ़ते आए हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते समय एक पर्शियन मुस्लिम सरदार की पुत्री के संसर्ग से अनंगपाल तोमर को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम गौरीशंकर रखा गया और पृथ्वीराज चौहान के विश्वासघात से खिन्न अनंगपाल तोमर का समस्त परिवार ढूंढार, चंबल, गोदावरी, बनास, साबरमती आदि नदियों के पठारी क्षेत्रों में बस गया और गौरीशंकर अपने नाना के साथ अफगानिस्तान चला गया, जहां उसने मुस्लिम धर्म अपनाकर शहाब-उद-दीन मोहम्मद घौरी हुआ और बाद में उसी ने अपने पिता का बदला लेने और अपना विरासत अधिकार पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान द्वारा शासित राज्य दिल्ली पर बार बार आक्रमण किए। ये कहानी सच झूठ मुझे पता नहीं है, लेकिन यही इतिहास है जो इतिहास आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि मोहम्मद घौरी ने बार बार क्यों इस देश में आक्रमण किया। उसका जवाब आपके पास होना, ये सच है या गलत है वो आपको सोचने की ज़रूरत है, मुझे सोचने की। मैंने तो जो मुझे ज्ञान मिला, मुझे जो आर्टिकल्स मिला, मैंने सोचा कि अगर ये आर्टिकल्स यूट्यूब पर पड़े रहेगा, लोगों के पास होगा, कोई न कोई पढ़ेगा, कोई न कोई सुनेगा, अगर वो सच है तो आप किसी को आगे ले सकें। मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, मैं तो सिर्फ आई एम शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू। जाने वाला तो है, आई एम सॉरी, मैंने जाने वाला है इसके लिए कहा कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन बुद्धिमान ज़रूर हूँ। मैं कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करता। आई एम ए टीचर, बहुत कुछ सीखा, सिखाया, सीख रहा हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से। आज का यही पैगाम, पढ़ो, सच को समझो, बिना समझे जाने किसी को गलत साबित मत कर दीजिए और गलत फहमी में कभी भी कोई इंसान से बारे में मत रहिए। विश्वास कीजिए, विश्वासघात कभी न कीजिए। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।